इसके बाद इंग्लिश नहीं आती, कह नहीं पाओगे। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा अटेंड कर लेते हो तो कभी नहीं कह पाओगे कि इंग्लिश समझ नहीं आती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प लेकर आप ये पता कर पाओगे कि आप जो इंग्लिश बोलते हो उनमें करेक्ट वर्ड का यूज करते हो या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम गलत वर्ड का यूज कर देते हैं, जिससे हमें सामने वाले के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती है। अब देखिए, कहीं पर आपको यूज करना चाहिए क्राई, लेकिन आप यूज कर दोगे विप, तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो ही जाएगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में स्क्रीन पे आपको जितने भी वर्ड दिख रहे हैं, देखिए डिफरेंस है। ये रोना रोना, खरीदना खरीदना, खाना खाना, डूबना डूबना, पढ़ना पढ़ना, तलाशना तलाशना, इन सब के डिफरेंस को बताऊंगी कि कहाँ पर किस वर्ड का यूज करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ, पहले मैं इरेज कर लेती हूँ ताकि हम लोग बिल्कुल क्लीन तरीके से पढ़ाई कर पाए। देखिए, सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है? रोना। और वीप, वीप का मतलब क्या होता है? रोना। तो किसका यूज कहाँ करें? तो गाइस एकदम ध्यान से, जब आप बहुत बार देखोगे एक छोटे बच्चों का रोना होता है, एक बड़ों का रोना होता है। छोटे बच्चे कैसे रोते हैं? जैसे आपको कोई चीज चाहिए, मान लो आपके जो बच्चे हैं छोटे हैं, उन्हें कोई सामान खरीदना है, उन्हें कुछ चीज चाहिए, दुकानें गए, कहीं भी गए, उनको कोई सामान होता है तो आप नहीं दिलाते हो तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं, है ना। मतलब पूरे चिल्ला चिल्ला कर अगर आप रोते हो तो उस सेंस में आपको क्राई का यूज करना है। और एक होता है बड़ों का रोना, यानी कि आंसू भरपूर निकल रहा लेकिन मन ही मन रो रहे हो। आंसू तो निकल रहा लेकिन चिल्ला नहीं रहे हो, तो यूज करोगे विप का। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्राई का मतलब रोना। अभी मैंने क्या कहा? जब आप रोते हो तो शाउट होती है, यानी कि चिल्ला चिल्ला के रोते हो, तो वहां पे क्राई का यूज करेंगे। और वीप का यूज करेंगे जब आप आंसू तो निकलता है लेकिन आप सिसक सिसक कर रोते हो, यानी कि आवाज नहीं आती है, तो वीप का यूज करेंगे। जैसे बच्चे बहुत रो रहे हैं, अब ये सेंटेंसेस को आपको बनाना होगा, तो आप कैसे बोलोगे? बच्चे मीन्स द चिल्ड्रेन। ठीक है, हम बोलेंगे द चिल्ड्रेन। अब बच्चे होते हैं वो तो चिल्ला चिल्ला के रोएंगे ना, तो क्राई का यूज करेंगे। द चिल्ड्रेन आर क्राइंग, वर्ब में आईएनजी, अ लॉट। द चिल्ड्रेन आर क्राइंग अ लॉट, यानी कि बच्चे बहुत रो रहे हैं, तो बच्चे चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, दैट्स वाई हमने वहां पर क्राई का यूज किया। नेक्स्ट है रिया रो रही है। मान लो रिया एक बड़ी लड़की है, वो रो तो रही है, आंसू तो निकल रहा लेकिन सिसक सिसक के रो रही है, चिल्ला चिल्ला के नहीं, तो क्या यूज करेंगे? वीप का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे रिया इज वीपिंग, रिया इज वीपिंग। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया कि कहाँ पे क्राई का यूज करना है, कहाँ पे वीप का यूज करना है। तो अब आप अपने सेंटेंसेस में सही वर्ड का यूज करना, ताकि आपकी इंप्रेशन जो है हाई है और हाई रहे। और अगर आपके सामने कोई गलत वर्ड का यूज करता है ना, तो उसके वर्ड का सही सुधार भी सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सेंटेंस आप लोगों के होमवर्क के लिए है। पता नहीं क्यों मम्मी रो रही है। अब मम्मी चिल्ला के रो रही है या मनी मन सिसक सिसक के रो रही है? इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट हम अब बात करते, पहले यहाँ आ जाते हैं। अब है बाय। बाय का मतलब भी खरीदना, और परचेस, परचेस का मतलब भी खरीदना, लेकिन किसका यूज कहाँ करें? तो याद रखिए, बाय का यूज वहां करेंगे जब नॉर्मली हम शॉर्ट टर्म यूज के लिए कोई सामान खरीदते हैं। क्या? शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म यूज के लिए कोई सामान खरीदते हो तो बाय का यूज करोगे। और परचेस का यूज करेंगे जब हम लॉन्ग टर्म, यानी कि कुछ समय के लिए जो सामान खरीदते हैं, थोड़े ज्यादा समय के लिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे परचेस का। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, बाय मीन्स खरीदना, परचेस मीन्स खरीदना। बाय मीन्स शॉर्ट टर्म यूज, और परचेस यानी कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए जो सामान खरीदते हैं। मैंने बाजार से कुछ सब्जियां खरीदा। अब आप जो सब्जी खरीदते हो, क्या आप एकदम लंबे 1-2 साल के लिए खरीदते हो सब्जी? नहीं, शॉर्ट टर्म यूज के लिए, कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन, 4-5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, अगर फ्रीज में रखे तो 1 वीक। तो ये एक शॉर्ट टर्म यूज हो गया। शॉर्ट टर्म यूज के लिए कोई सामान खरीदोगे तो बाय का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आई बॉट। बाय का सेकंड फॉर्म, ये सब जो मैं करवा रही हूँ ना, ये वर्ब है, ठीक है, जो अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो बाय का सेकंड फॉर्म बॉट हमने यूज किया। आई बॉट सम वेजिटेबल्स। आई बॉट सम वेजिटेबल्स, यानी कि मैंने कुछ सब्जियां खरीदा फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। तो याद क्या रखने? शॉर्ट टर्म यूज मीन्स बाय, जब आप थोड़े समय के लिए कुछ खरीदते हो। नेक्स्ट है मैं एक कार खरीदूंगा।
अब क्या आप आज कार खरीदे कल बेच दोगे या फिर 2-3 दिन बाद बेच दोगे? नहीं ना, कार खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हैं, यानी कि 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स तक चलाना होता है हमें, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हैं, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? परचेज का। हम बोलेंगे आई विल परचेज, आई विल परचेज अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, आई विल परचेज अ कार, या आई विल परचेज अ मोबाइल भी कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल भी हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए, कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, तो परचेज का यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, शॉर्ट टर्म यूज के लिए हम बाय का यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज का। उसने एक नया फोन खरीदा, इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है फूड मिल। इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। फूड का मतलब भी होता है खाना, मील का मतलब भी होता है खाना, लेकिन किसका यूज कहाँ करें? अब मान लो फूड का मतलब होता है जो खाने वाली वस्तु हो रही है, ठीक है, जैसे हम दूध पीते हैं, जैसे हम सब्जियां खाते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं, मतलब जो नॉर्मली खाने की चीज होती है उसके लिए फूड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रही हूँ, आई ईट फूड, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी इज कुकिंग फूड। तो जनरली खाना की बात करेंगे ना, खाने की बात करेंगे तो वो फूड यूज करेंगे। तो मील का यूज कहाँ करें? जब एक वक्त का खाना हो। मान लो एक खाना हो गया, जैसे मैंने बोला कि मैं फ्रिज में कुछ सब्जियां, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, फूड वर्सेस मील। फ्रिज में कुछ सब्जियां खाने को है, अब खाना खाने को है। अब मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में मैंने देखा बहुत सारी चीजें रखी हुई है खाने के लिए, प्लेट में सजा के नहीं रखी हुई है, कहीं पर दूध पड़ा हुआ है, कहीं पर सब्जियां कुछ पड़ी हुई है, कहीं पर चावल पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब एक फ्रिज में तो है लेकिन एक थाली में सजा के नहीं रखा हुआ है, तो हम वहां पे यूज करेंगे फूड का। और मील का यूज वहां करेंगे जहां पर मान लो मैंने एक थाली में आपको सजा कर दिया, चावल, दाल, सब्जियां, पापड़, सलाद, जो भी है मैंने सब सजा कर दिया, तो उसे हम कहेंगे मील, ठीक है। फिनिश योर मील, यानी कि अपने जो एक वक्त का खाना, एक वक्त का खाना, जैसे दोपहर का खाना मैंने आपको खाने का दिया, तो वो दोपहर क्या है? एक वक्त का खाना है, जहां पर दाल सब्जी चावल सब रहते हैं। तो एक थाली में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक थाली में अगर आप बहुत सारे खाना के आइटम को सजाकर किसी को खाना देते हो, तो उस सेंस में आपको क्या यूज करने हैं? मील का। और जनरली सिर्फ खाने की, अब खाने के लिए हम कुछ भी खा सकते हैं ना, हम खाना देख ही लेते हैं, मम्मी खाना बना रही है तो क्या पूरा थाली सजा के बना रही है, ऐसा हम नहीं बोल रहे। नॉर्मली खाने की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम फूड का यूज करेंगे। जैसे फ्रिज में कुछ खाना पड़ा हुआ है तो यहाँ पर थाली में सजा के पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहे। नॉर्मली खाना पड़ा हुआ है तो हम ये सेंस को बोलेंगे देयर इज सम फूड, देयर इज सम फूड टू ईट इन द फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो देयर इज सम फूड टू ईट इन द फ्रिज, मतलब फ्रिज में कुछ खाना है, खाना खाने को है। तो ये नॉर्मली खाना की बात करें, थाली में सजा के नहीं है। नेक्स्ट, एक वक्त का खाना तक सबको नहीं मिलता, एक वक्त का खाना तक सबको नहीं मिलता। एक वक्त का खाना यानी कि एक थाली में जितना खाने का आइटम होता है, एक वक्त का खाना भी सबको नहीं मिलता, तो यहाँ पर हम मील का यूज करेंगे। हम बोलेंगे not everyone gets even a meal, एक वक्त का खाना तक सबको नहीं मिलता। तो ये चीज क्लियर है ना? एक बार वीडियो को रिपीट करोगे ना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाना बर्बाद मत करो। अब आप फूड का यूज करोगे ना, मील का यूज करोगे, ये आप समझना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिंक एंड ड्रॉन। सिंक का मतलब भी होता है डूबना और ड्रॉन का मतलब भी होता है डूबना, लेकिन कहाँ पर किसका यूज करें? तो एकदम ही आसान चीज है, नॉन लिविंग की बात करोगे, ठीक है। नॉन लिविंग की बात करोगे तो सिंक का यूज करेंगे, और लिविंग की बात करोगे तो ड्रॉन का यूज करेंगे, है ना आसान। अब पानी का जहाज जो होता है, पानी में क्या हुआ? नदी में डूब गया,
तो जहाज क्या बेजान चीज है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंक का। अब मैं पानी में डूब रही हूँ तो मैं, मेरे अंदर जान है, मैं लिविंग थिंग्स, मैं लिविंग हूँ, तो यहाँ पे हम ड्रॉन का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के लिए ड्रॉन और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सिंक। तो सिंक वर्सेस ड्रॉन। शायद यह जहाज पानी में डूब सकता है, जहाज में छेद हो गया, तो शायद ये जहाज पानी में डूब सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, द शिप में सिंक। अब डूबेगा ही, हमने ये नहीं बोला शायद ये डूब सकता है, ऐसा हम बोले तो द शिप में सिंक। ठीक है, बेजान चीज, नॉन लिविंग थिंग्स की डूबने की बात करोगे तो सिंक का यूज करना। ठीक है, वह नदी में डूब रहा है, यानी कि इंसान की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज ड्रॉनिंग इन द रिवर, मतलब वो पानी में डूब रहा है, इंसान की बात करें, ही इज ड्रॉनिंग इन द रिवर। एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डूब गया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टडी वर्सेस रीड। अब पहले हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं स्टडी वर्सेस रीड। स्टडी का मतलब भी होता है पढ़ना, रीड का मतलब भी होता है पढ़ना, लेकिन किसका यूज कहाँ पे करें। तो देखिए, एक हो गया आप नॉर्मली कोई चीज पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ने की मैं बात कर रही हूँ, लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, एकदम नॉर्मल भाषा में बताऊंगी। एक होता है पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। अब मान लो मैंने आपको एक इंग्लिश का बुक ला कर दिया, मैंने बोला कि शाम तक ये इंग्लिश का बुक पूरा पढ़ लेना, तुम पढ़ लेना, मैं आऊंगी तो पूछूंगी। तो मैं अब आकर आपको पूछूंगी कि क्या तुमने पढ़ाई किया, मतलब पढ़ाई किया, तो मैंने क्या बोला था, इंग्लिश का बुक पढ़ने मैंने बोला था, लिखने मैंने बोला था क्या, नहीं, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ रीड करना है, तो वहां पे हम रीड का यूज करेंगे, सिर्फ पढ़ना। लेकिन एक पढ़ना होता है जहां पे आप पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो वहां पे पढ़ते भी हो और लिखते भी हो, तो वहां पे स्टडी का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि पढ़ना लिखना दोनों अगर एक साथ आप कर रहे हो तो स्टडी का यूज करोगे, और सिर्फ पढ़ रहे हो तो आप रीड का यूज करोगे। वह कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो कॉलेज में आप जाओगे सिर्फ क्या रीड करने के लिए, नहीं, लिखोगे और पढ़ोगे दोनों, तो हम यहाँ पे स्टडी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही स्टडीज, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, इन कॉलेज, ही स्टडीज इन कॉलेज, वह कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ाई करता है। मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, यानी कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। अब ये वाला आप दोनों पढ़ना लिखना दोनों की बात हो रही है या फिर सिर्फ रीड करने की बात हो रही है, तो इसका आंसर आप कमेंट में देना। ठीक है, लास्ट देखिए, लास्ट अब बच जाते हैं हमारे सर्च और फाइंड। सर्च और फाइंड का क्या है, दोनों का मतलब होता है तलाशना। अब एक सर्च का मतलब होता है जो जिसकी इमरजेंसी हो आपको, मतलब आपको एकदम जरूरी है वो चीज खोजना। मान लो आप कहीं मान लो आप ट्रेन में बैठे थे और आपका फोन गुम हो गया। अब आपको अचानक याद आया कि मेरा फोन कहाँ है। अब आप पूरा हड़बड़ा कर ढूंढने लगोगे ना, पूरा टेंशन के साथ इमरजेंसी में फोन ढूंढने लगोगे ना, तो वहां पे सर्चिंग, आई एम सर्चिंग माई फोन, मैं अपना फोन खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, तलाश रहा हूँ। तो जब आप कोई चीज आपको एकदम टेंशन में ढूंढते हो, इमरजेंसी है आपको उस चीज ढूंढना, तो वहां पे आप सर्च का यूज करोगे। और एक तलाशने का मतलब हो गया, मान लो आप घर में हो, आपने फोन रखा था, आपको मिल नहीं रहा, तो आप बेफिक्र हो, भाई घर में है तो घर में ही फोन होगा, आराम से ढूंढ लेंगे। तो वहां पे आप बोल सकते हो आई एम फाइंडिंग माई फोन, मतलब मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूँ, कोई इमरजेंसी नहीं है, घर में है, घर में पड़ा होगा कहीं। तो जब आप इमरजेंसी के साथ कोई चीज ढूंढते हो तो सर्च, और बेफिक्र होकर आप ढूंढते हो, बस ढूंढ रहे हो, उतना कोई इमरजेंसी नहीं है, तो फाइंड। जैसे हमारा फोर्थ सेंटेंस है, वे दोनों अभी लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर वे दोनों अभी लड़ रहे हैं। मान लो कोई बच्चे हैं जो हाथ पैर चलाकर खून बहाकर एकदम लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करें, फाइट यूज़ करें ना क्वारल का यूज़ करें। ऑब्वियसली हम फाइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हाथ पैर का यूज़ करके अगर हम लड़ाई करते हैं तो वहाँ पर फाइट का यूज़ होता है। तो हम बोलेंगे वे दोनों अभी लड़ रहे हैं, हम बोलेंगे दे बोथ आर fighting, they both are fighting
नाउ, वे लोग अभी लड़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे दे बोथ आर फाइटिंग नाउ, यानी कि अभी लड़ रहे हैं। तुम क्यों लड़ते हो? अब मान लो मतलब बातों बातों में लड़ाई होती है और आप पूछ रहे हो तुम क्यों लड़ते हो, तो यहाँ बातों बातों में लड़ाई हो रही है तो हम यहाँ पर क्वारल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तुम क्यों लड़ते हो, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे वाई डू यू क्वारल, वाई डू यू क्वारल, तुम क्यों लड़ते हो, वाई डू यू क्वारल। ओके, रोहन ने उसके साथ लड़ाई की। अब ये आपको समझना है कि वो लोग हाथ पैर चला के लड़ाई की या फिर बातों बातों में लड़ाई हुई। कैसे हम बोलेंगे? रोहन ने उसके साथ लड़ाई की, किस तरीके से हम बोलेंगे? तो मान लो हाथ पैर चला के लड़ाई की, रोहन क्या है अपने फ्रेंड कुछ फ्रेंड है उन लोग के साथ लड़ाई कर रहा है हाथ पैर चला के, तो रोहन उसके साथ लड़ाई की, तो हम बोलेंगे ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे रोहन और लड़ाई की। तो ये जो फाइट है ना, ये हमारा वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, यानी कि फॉट। रोहन फॉट विद हिम, रोहन ने उसके साथ लड़ाई की, रोहन फॉट विद हिम। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको टेंस आना चाहिए, टेंस मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि कोई सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है। मैं आपको बस यहाँ पर ये बताऊंगी कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट आपको डिफरेंस समझ में आ गया, फाइट और क्वारल का मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट है हमारा कैच वर्सेस होल्ड। कैच का मतलब भी होता है पकड़ना, होल्ड का मतलब भी पकड़ना होता है। अब किस में यूज़ करें? कंफ्यूज हो रहे हो ना, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान होता है कैच वर्सेस होल्ड। जब कोई चीज़ मोशन के साथ आपकी तरफ आती है और आप उसे कैच करते हो मोशन के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ से गेंद फेंका, बॉल फेंका आपको, तो एक मोशन के साथ जा रही हो और आप उसे कैच करोगे, वहाँ पे कैच का यूज़ करेगा जब मोशन गति के साथ होगी। और होल्ड का यूज़ जैसे कि मेरे हाथ ऐसे हैं और आप मेरे हाथ पकड़ोगे, तो मेरे हाथ थोड़ी ना मोशन में है, नॉर्मली आप पकड़ रहे हो, या फिर मेरे हाथों में किताबें हैं, मैं आपको वो किताब आप मेरे हाथों से वो किताब पकड़ रहे हो, तो यहाँ पर मोशन नहीं हो रहा। तो मोशन नहीं होगा तो होल्ड का यूज़ करेंगे, और मोशन होगा तो वहाँ पे आप कैच का यूज़ करोगे। ठीक है, अब मान लो गेंद मैंने ऐसे करके मेरे हाथ में था, मैंने बोला कि लो गेंद ले लो, मैंने नॉर्मली आपको गेंद दे दिया, मोशन नहीं हो रहा, गति नहीं हो रहा, तो वहाँ पे होल्ड का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मैंने ट्रेन पकड़ लिया, तो ट्रेन मोशन में था, गति में था, और आप जल्दी से उसे पकड़ लिए, यानी कि चढ़ गए। यहाँ पर ट्रेन पकड़ने की बात नहीं हो रही है, ट्रेन चढ़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने ट्रेन पकड़ लिया, हम बोलेंगे आई कैच आई। अच्छा, ये अगर पास्ट का सेंटेंस आप देखने जाओ तो कॉट का यूज़ करोगे, आई कॉट द ट्रेन, आई कॉट द ट्रेन, मैंने ट्रेन पकड़ लिया, आई कॉट द ट्रेन। नेक्स्ट है मेरा किताब पकड़ो, मैंने किताब लिया था, बहुत भारी लग रहा, तो मैं उसे बोल रही हूँ कि मेरे किताब थोड़ा पकड़ो, तो यहाँ पे मैं उसे मोशन नहीं हो रहा, मैं बस उसे पकड़ा रही हूँ, तो मैं ये सेंटेंसेस को बोलूँगी होल्ड माई बुक, होल्ड माई बुक, मेरा किताब पकड़ो, होल्ड माई बुक। सिंपल है, मोशन होगा तो कैच और मोशन नहीं होगा तो होल्ड। ओके, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पे पुलिस क्या चोर आराम से बैठा होगा, पुलिस जाकर उसे पकड़ेगी नहीं। जब पुलिस पकड़ने जाएगी चोर को, तो चोर तो भागेगा ना, यानी कि वो मोशन में रहेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए? कैच यूज़ होना चाहिए ना होल्ड, कैच यूज़ होना चाहिए। चलिए मेरे साथ ही सेंटेंस को बनाइए। हम बोलेंगे पुलिस कॉट द थीप, पुलिस कॉट द थीप, पुलिस कॉट द थीप, यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। गाइस, ये हमारा जो 15 डेज़ का कोर्स है, ये आज का हमारा लास्ट डे है, तो क्या इसके बाद कोई कोर्स आने वाली है? जी, मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले ही प्रॉमिस किया था कि ये 15 डेज़ का कोर्स जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक नया कोर्स लेकर आऊँगी, जो कि 30 डेज़ का नहीं बल्कि 60 डेज़ का कोर्स होगा।
ठीक है। यहाँ पे मैं 60 ग्रामर रूल्स नहीं बताऊंगी, 60 डेज का ही कोर्स होगा और हर डेज में आपको अलग अलग टॉपिक करवाया जाएगा। और बिलीव मी गाइस, ऐसा कुछ सेंटेंसेस मैं लिखा नहीं लाऊंगी जिसे आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना होगा, बल्कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और उसी वक्त आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना होगा, ठीक है। और इसकी PDF जो मैं कुछ दिनों से नहीं अपलोड करी थी, मैंने सारी PDF अपलोड कर रखी हूँ, तो आप सारे देख सकते हो। Day 1 से Day 15 तक आपको सभी PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो भी वीडियो सेक्शन के उसके भी PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये 50 डेज़ का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, देन हमारा ये 60 डेज़ का कोर्स स्टार्ट होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब ये क्लास आएगी उसका जो कम्युनिटी पोस्ट में आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी कितनी तारीख से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते होगे, वहाँ पे हमारी कोर्सेज कब लॉन्च होने वाली है। 60 डेज़ ग्रामर रूल का, 60 डेज़ एडवांस, 60 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कब क्लास स्टार्ट होने वाला है आप देख सकते हो। रात 8 बजे ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ओके, तो उसे ज़रूर सीखिएगा। बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस मैं करवाऊंगी ग्रामर की। ओके, तो कैच वर्सेस होल्ड आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हेयर, हेयर का मतलब होता है सुनना वर्सेस लिसन। लिसन का मतलब भी होता है सुनना, लेकिन हेयर और लिसन का यूज कहाँ करें? दोनों का मतलब तो सुनना होता है। कंफ्यूज हो रहे हो ना? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। हेयर और लिसन का मतलब होता है, हेयर का मतलब होता है सडनली आपको कोई आवाज़ सुनाई दी, आप सुनना नहीं चाहते थे लेकिन सडनली आपको वो आवाज़ सुनाई दे दिया तो आप हेयर का यूज़ करोगे। लेकिन आप मर्जी से कोई चीज़ सुनते हो तो वहाँ पे लिसन का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके घर के बाहर कुत्ते अचानक भौंकने लगे, तो क्या आप चाहते थे कि कुत्ते भौंके और मैं उसका आवाज़ सुनूं? नहीं ना, ये सडनली आपको सुनाई दे दिया तो यहाँ पे हेयर का यूज़ करेंगे। लेकिन आप गाना सुन रहे हो तो ये तो अपना मन से सुन रहे हो ना, अपनी मर्जी से सुन रहे हो। यहाँ पे ये लड़की जो है गाना सुन रही है, तो क्या ये हेयर म्यूजिक यूज़ करेगी? नहीं, लिसन का यूज़ करेगी म्यूजिक सुनने के, क्योंकि ये अपनी मर्जी से म्यूजिक सुन रही है। ओके, तो जब आप कोई चीज़ अपनी मर्जी से सुनोगे तो लिसन, और अचानक आपको सुनाई देगी तो हेयर। जैसे प्रिया गाना सुन रही है, तो यहाँ पर प्रिया गाना सुन रही है तो प्रिया अपनी मर्जी से गाना सुन रही है, तो क्या यूज़ करेंगे? लिसन का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे प्रिया इज लिसनिंग, प्रिया इज लिसनिंग टू म्यूजिक, प्रिया इज लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि प्रिया गाना सुन रही है, प्रिया इज लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट टाइम मैंने बम का आवाज़ सुना, तो क्या आप चाहते थे कि बम फटे और मुझे आवाज़ सुनाई दे? नहीं, आपको अचानक सुनाई दिया, कहीं बम फटा और आपको अचानक उसका आवाज़ सुनाई दिया। ओके, बम यानी कि रियल वाला बम नहीं बात कर रही हूँ। मान लो कोई पटाखा वगैरह फूटा, तो वहाँ पर आपको अचानक सुनाई दिया, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हेयर का। तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे आई हर्ड। हर्ड क्यों यूज़ किए? क्योंकि ये हेयर का सेकेंड फॉर्म है। देखिए यहाँ पे जितने ये सारे वर्ड्स हैं ना, ये आपका वर्ब है। हेयर का आपका सेकेंड फॉर्म हर्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, फोर्थ फॉर्म हियरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हेयर्स। वैसे लिसन, सेकेंड फॉर्म लिसेंट, थर्ड फॉर्म लिसेंट, फोर्थ फॉर्म लिसनिंग एंड फिफ्थ फॉर्म लिसन्स। ओके, तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स के वर्ब्स फॉर्म होते हैं जो आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे आई हर्ड द साउंड ऑफ बम, द साउंड ऑफ बॉम्ब। ठीक है, आई हर्ड द साउंड ऑफ बॉम्ब यानी कि मैंने बम की आवाज़ सुनी। ओके, मैंने न्यूज़ सुना। अब आप न्यूज़ सुन रहे हो, मतलब आपने टीवी में न्यूज़ लगाया, तो आप अपनी मर्जी से न्यूज़ सुन रहे हैं ना, कोई आपको ज़बरदस्ती न्यूज़ सुना रहा नहीं ना, अचानक नहीं ना सुने, आप अपनी मर्जी से लगाए न्यूज़ का चैनल और आप न्यूज़ सुन रहे हो। ओके, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो आई लिसन्ड। ईडी आप लगा सकते हो। देखिए, लिसन में आप ईडी भी लगा सकते हो या फिर लिसन्ड का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि टी का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, आई लिसन्ड न्यूज़, मैंने न्यूज़ सुना, आई लिसन्ड न्यूज़। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। और अगर अचानक आप कोई न्यूज़ सुनते हो तो यहाँ पर लिसन की जगह आप हर्ड का यूज़ कर सकते हो। आई हर्ड न्यूज़। ओके, मैंने न्यूज़ सुना।
तो इस तरह से आप हेयर वर्सेस लिसन का यूज कर सकते हो अपने डेली कॉन्वर्सेशन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, लुक वर्सेस सी। लुक का मतलब भी देखना और सी का मतलब भी देखना, लेकिन कहाँ पे किसका यूज करें। बहुत ज़्यादा सी का यूज होता है, लुक का यूज बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि सी का यूज हम नॉर्मली तौर पे करते हैं जब हम कोई चीज़ देखते हैं, तो हम नॉर्मली तौर पे वहाँ पे सी का यूज करते हैं। लेकिन हम जब किसी चीज़ को लगातार एक टक देखते हैं, यानी कि सीधी सी बात हो गई, घूरते हैं, ओके, तो वहाँ पे लुक का यूज़ करेंगे। यानी कि कोई चीज़ आप ध्यान से देख रहे हो उसे, तो लुक का यूज़ करो। और नॉर्मली तौर पे आप कोई चीज़ देखते हो तो वहाँ पे सी का यूज़ करो। और जब कोई चीज़ मोशन में रहती है और आप उसे देखते हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं वॉच का। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी के अंदर जो पिक्चर होती है वो मोशन में रहती है, तो वहाँ पे हम वॉच का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको वहाँ देखा, तो नॉर्मली आप वहाँ गए थे तो मैंने आपको वहाँ देखा, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो सी का। तो आप बोलोगे मैंने आपको देखा, आप बोलोगे आई सॉ यू देयर। आई सॉ यू देयर, मैंने आपको वहाँ देखा, आई सॉ यू देयर। वह रिया को देख रहा है, यानी कि घूरे जा रहा है। अब इसे देखिए, ये लगा के पूरा घूरे जा रहा है, ठीक है। यानी कि देखा यानी कि वो घूर रहा है, यानी कि लुक का यूज़ करेंगे। हम बोल सकते हैं ही इज़ लुकिंग एट रिया। ही इज़ लुकिंग एट रिया। ही इज़ लुकिंग एट रिया, वह रिया को देख रहा है, ठीक है। यानी कि घूर रहा है, सीधी सी बात, लगातार एक टक देखे जा रहा है। नेक्स्ट है, मैंने बाजार में अपने शिक्षक को देखा। तो क्या आप घूर रहे थे अपने शिक्षक को? नहीं, नॉर्मली तौर पे आप भी गए थे, टीचर भी गई थी, आपने उसे देखा। ओके, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? आप यहाँ पे सी का यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो आई सॉ माई टीचर इन द मार्केट। मतलब मैंने मार्केट में अपने शिक्षक को देखा, तो आप बोल सकते हो आई सॉ माई टीचर इन द मार्केट। ओके, तो जब कोई चीज़ आप घूर कर देखोगे, एक टक देखोगे, तो लुक का यूज़ करना। नॉर्मली तौर पे कोई चीज़ देखते हो तो वहाँ पे सी का यूज़ करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कैरी वर्सेस टेक। कैरी का मतलब होता है ले जाना, टेक का मतलब भी होता है ले जाना, लेकिन किसका यूज़ कहाँ पे करें? तो एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊं, जब आप खुद की एनर्जी से कोई चीज़ लेके जाते हो तो कैरी का यूज़ करना। और जब दूसरे को, जो आप जिसको लेके जा रहे हो, वो खुद की एनर्जी से जाए, तो वहाँ पर आप टेक का यूज़ करना। मतलब आप ही उसे ले जा रहे हो लेकिन वो खुद की एनर्जी पे जा रहा है, तो टेक का यूज़ करना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे मैं अपना फ़ोन ले जाऊँगी, तो आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं? अपने फ़ोन को लेके जा रहे हैं। तो क्या फ़ोन अपने एनर्जी पे चल रहा है? अपनी एनर्जी पे जा रहा है? नहीं, आप उसे अपनी एनर्जी पे लेके जा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी पे उसे ले जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कैरी का यूज़ करोगे। आप बोलोगे आई विल कैरी माई फोन। कैरी माई फोन, मैं अपना फ़ोन ले जाऊंगी। आई विल कैरी माई फ़ोन, यानी कि आप जिसे अपने साथ लेके जा रहे हो, आप अपनी एनर्जी पे उसे लेके जा रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट डे मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी, यानी कि आप आगे, मतलब मान लो आपके फ्रेंड का तबीयत ख़राब है, तो आप उसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाऊंगी। तो आप उसे अस्पताल लेके तो जा रहे हैं, लेकिन वो खुद की एनर्जी पे जा रहा है, ठीक है। वो खुद की एनर्जी पे जा रहा है, यानी कि दूसरे की एनर्जी पे आप उसे लेके जा रहे हो, तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे टेक का। समझ में आ रही है ना बात? जब आप खुद की एनर्जी पे किसी को लेके जाओगे तो आप कैरी का यूज़ करोगे। जैसे आप बैग लेके जा रहे हो, आप फ़ोन लेके जा रहे हो, या कुछ भी लेके जा रहे हो, तो कैरी। लेकिन जब आप उस जिसको लेके जा रहे हो वो अपनी खुद की एनर्जी पे जा रहा है, अब इंसान जाएगा तो वो तो खुद की एनर्जी पे जाएगा ना, तो टेक का यूज़ करोगे। जैसे पापा प्रॉमिस किए, ठीक है, तो मैं आप लोगों को पिकनिक पे लेके जाऊंगा, तो पापा हमें पिकनिक पे लेके जाएंगे तो हम तो खुद की एनर्जी पे जाएंगे ना। पापा हमें लेके जाएंगे घुमाने, लेकिन हम जाने का काम करेंगे तो हम खुद की एनर्जी पे जाएंगे, तो वहाँ पे टेक का यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी, तो मैं बोलूँगी आई विल टेक टू यू। आई विल टेक टू द हॉस्पिटल।
आई विल टेक टू द हॉस्पिटल यानी कि मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाऊँ. टेक यू. ओके. आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल यानी कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी. वह किताब ले गया. तो वो किताब ले गया तो क्या किताब अपनी खुद की एनर्जी पे गया? नहीं, आप उसे लेके गए, यानी कि यहाँ पर क्या यूज़ होगा? कैरी का यूज़ होगा. तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना. ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है टू वर्सेस इनफ. टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा और इनफ का मतलब होता है जितना ज़रूरत है. मान लो आप थके हुए हो, आप ऑफिस से घर आए, अब थके हुए हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि जितना थका होना चाहिए उससे भी ज़्यादा थके हुए हो, तो वहाँ टू का यूज़ करोगे. लेकिन मान लो आप ऑफिस से घर आए और आप थके हुए हो, जितना ज़रूरत है उतना ही थके, मतलब ज़्यादा नहीं थके, नॉर्मली तौर पे आप थके हुए, तो आप इनफ का यूज़ करना. अब भूख लगी है, ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगी है, यानी कि आप वहाँ पे टू का यूज़ करोगे. अब भूख लगी है, जितना ज़रूरत है उतना ही भूख लगी है, यानी कि वहाँ पे आप इनफ का यूज़ करोगे. ओके, जैसे मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ. मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो मैं बोलूँगी मैं ज़रूरत से ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो मैं बोलूँगी वह ज़रूरत से ज़्यादा थका हुआ है. ही इज़ टू टायर्ड. ही इज़ टू टायर्ड. वह बहुत ज़्यादा थका हुआ है. ही इज़ टू टायर्ड. नेक्स्ट है रोहित दौड़ने में बहुत मजबूत है, यानी कि जितना मजबूत होना चाहिए उतना है, ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत नहीं, जितना होना चाहिए उतना है. तो हम यूज़ करेंगे इनफ का. तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रोहित इज़ स्ट्रॉन्ग. रोहित इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू रन. इनफ टू रन. रोहित इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू रन. नेक्स्ट है वो बहुत ईमानदार है. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना. अब ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार है या जितनी ज़रूरत है उतना ही ईमानदार है, ये आप समझ जाओ. इसका आंसर कमेंट में देना. ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है फ्लॉट वर्सेस स्विम. फ्लॉट का मतलब भी होता है तैरना, स्विम का मतलब भी होता है तैरना. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं किसका यूज़ करें. देखिए, जो जन्मजात तैरना जानते हैं, ठीक है, जो जन्मजात तैरना जानते हैं वहाँ पे फ्लॉट का यूज़ करेंगे. और जो सीखते हैं तैरना तो वहाँ पे स्विम का यूज़ करेंगे. मछली तैर रहा है तो क्या मछली को सिखाया गया है तैरना कि तुम इस तरीके से तैरना? नहीं, वो लोग जन्मजात तैरना जानती है, तो वहाँ पे हम फ्लॉट का यूज़ करेंगे, स्विम का नहीं. हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फिश इज स्विमिंग, नहीं, फिश इज फ्लॉटिंग, क्योंकि वो जन्मजात तैरना जानते हैं. अब आपने से क्या सीखा है? तैरना का मतलब होता है स्विम, तो आप तो यही समझोगे ना कि तैरने की बात हो रही है यानी कि हम स्विम का यूज़ करें, लेकिन स्विम तो गलत हो जाएगा. आपको फ्लॉट का यूज़ करना होगा. आप बोलोगे फिश इज फ्लॉटिंग. फिश इज फ्लॉटिंग यानी कि मछली तैर रही है. फिश इज फ्लॉटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ जन्मजात तैरती है तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे फ्लॉट. और जिसे तैरना सीखते हैं, जैसे हम लोग तैर सकते हैं यानी कि हमने तैरना सीखा है ना. हम जन्मजात तैरना जानते हैं नहीं, हमने तैरना सीखा है, तो हम स्विम का यूज़ करेंगे. हम तैर सकते हैं. वी कैन स्विम. वी कैन स्विम. हम तैर सकते हैं. मान लो आप समोसा बना रहे थे, ठीक है, समोसा बना रहे थे तो तेल में जो आपने समोसा को डाला तो वो समोसा तेल में तैर रहे हैं, तो क्या आप बोल सकते हो कि समोसा इज तो क्या आप समोसा तेल में तैर रहा तो क्या आप स्विम का यूज़ करोगे? नहीं, आप वहाँ पे फ्लॉट का यूज़ करोगे. ओके, रवि तैरने की कोशिश कर रहा था. ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा. यहाँ फ्लॉट का यूज़ करना चाहिए ना, स्विम का. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है कीप वर्सेस पुट. कीप का मतलब भी रखना, पुट का मतलब भी रखना. एक सिंपल सी बात ये बता दूं कि पहला ये चीज़ याद रखिए, जब कोई चीज़ ऊपर से आप नीचे रखती हो, जैसे ग्लास टेबल पे रख दो. मान लो मैंने आपको जूस पीने के लिए दिया, आपने जूस पिया और मैंने बोला कि ग्लास को टेबल पे रख दो, यानी कि अभी वो आपके हाथ में है और आपने ऊपर से कोई चीज़ नीचे रख दी, तो सिंपली आप कीप का यूज़ करोगे.
ओके लेकिन मान लो बेड पर किताब पड़े हुए थे आपके, तो मैंने बोला कि किताब को टेबल पे रख दो, यानी कि एक सरफेस से उठाकर दूसरे सरफेस पे रख दो, तो पुट का यूज करेंगे। सिंपली ये बात रही कि ऊपर से नीचे कोई चीज रखोगे तो कीप, और एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखोगे तो पुट। एक चीज आपको ये समझ में आ गई। दूसरा, जब आप फिजिकली कोई काम करते हो, फिजिकली कोई काम करते हो यानी कि इधर से उधर, अब मान लो आपने फ़ोन ग्लास आपके हाथ में था और आपने टेबल पे रखा, तो वहाँ पे आप फिजिकली काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पर कीप का यूज़ कर रहे हैं। या फिर किताब एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख रहे हो, तो यहाँ पे फिजिकली काम हो रहा है, तो पुट का यूज़ करेंगे। यानी कि फिजिकली कोई काम होगा तो कीप और पुट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन फिजिकली, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ कीप का यूज़ करना। जैसे कि आप बोलते हो ना संपर्क में रहना, ठीक है, संपर्क में रहना, यानी कि क्या फिजिकली कोई कार्य हो रही नहीं, नॉन फिजिकली है, तो हम क्या बोलते हैं, कीप इन टच, संपर्क में रहना। ओके या फिर इस बात को अपने तक रखना, कीप दिस मैटर टू अप। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब ये जो होता है ना कि नॉन फिजिकली जो बात होती है ना, वो अपने मतलब नॉन फिजिकली की बात करोगे, नॉन फिजिकली तो वहाँ पे आप कीप का यूज़ करोगे, लेकिन फिजिकली बात करोगे तो वहाँ पर कीप और पुट दोनों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे ग्लास टेबल पे रख दो, यानी कि आपके हाथ में है, तो आप, मैंने बोला टेबल पे रख देने के लिए, तो मैं बोलूँगी कीप द ग्लास ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, कीप द ग्लास ऑन द टेबल, यानी कि ग्लास टेबल पे रख दो, टेबल पर रख दो, मतलब किताब टेबल पे रख दो। मान लो बेड पे पड़ा हुआ था और आपने उठा, मैंने बोला कि किताब टेबल पे रख दो उठाकर, तो यहाँ पे हम पुट का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे पुट द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, पुट द बुक ऑन द टेबल, फ़ोन कुर्सी पे रख दो। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, एक और देखिए, नेक्स्ट है हमारा गो वर्सेस विजिट। गो का मतलब भी जाना, विजिट का मतलब भी जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। गो का मतलब यानी कि नॉर्मली तौर पे आप बार बार जहाँ जाते हो वहाँ पे आप गो का यूज़ करना। जैसे आप स्कूल जाते हो, अपने फ्रेंड के घर जाते हो, यानी कि आप नॉर्मली तौर पे बार बार जाते रहते हो, तो वहाँ पे आप गो का यूज़ करोगे। और विजिट का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ आप कभी कभार जाते हो, जैसे ताजमहल देखने, लाल किला देखने। ये क्या आप रोज रोज देखने जाते हो? नहीं ना, कभी कभार आप देखने जाते हो, तो वहाँ विजिट का यूज़ करेंगे। जैसे रवि स्कूल जा रहा है, तो रवि नॉर्मली तौर पे रोज स्कूल जाता है, बार बार जाता है, तो गो का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे रवि इज़ गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, रवि इज़ गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल जा रहा है, रवि इज़ गोइंग टू स्कूल। हम लोग लाल किला जाएंगे, यानी कि कभी कभार जाते हैं, अभी प्लान बनाया तो हम लाल किला जाएंगे, यानी कि लाल किला घूमने जाएंगे, है ना। तो हम बोलेंगे वी विल विजिट, वी विल विजिट टू द रेड फोर्ट, एक मिनट, टू द रेड फोर्ट, यानी कि हम लाल किला घूमने जाएंगे, हम लाल किला जाएंगे, वी विल विजिट टू द लाल किला। क्या तुम कभी ताजमहल गए हो? ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। जैसे सर्च वर्सेस फाइंड। अब देखिए आपका सेंटेंस क्या है, पुलिस चोर को तलाश रहा है, तो क्या वो बेफिक्र होकर तलाश रहा? नहीं, इमरजेंसी है, टेंशन है, चोर चोरी करके भागा है, तो अब पुलिस को तो टेंशन होगा ही। तो हम क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे पुलिस are searching for the thief, ठीक है। तो ये हो गया, पुलिस चोर को तलाश रहा है, पुलिस आर सर्चिंग फॉर द थिफ। नेक्स्ट है, मैं, आप देखिए यहाँ इमरजेंसी था इसलिए सर्च का यूज किए। मैं अपना फोन तलाश रहा हूँ, तो घर में हूँ मैं, मेरा फोन है यहीं पड़ा होगा कहीं, मैं तलाश रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, आई एम फाइंडिंग माई फोन, आई एम फाइंडिंग माई फोन, मैं अपना फोन तलाश रहा हूं। और एक हो गया आपका, फाइंड तो हो गया, लेकिन फाइंड के जगह आप इसका फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो, लुक फॉर। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम लुकिंग
आई एम लुकिंग फॉर, यानी कि लुक फॉर का मतलब भी तलाशना, बेफिक्र होकर तलाशना। फाइंड को रिप्लेस कर आप लुक फॉर का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फाइंड का ही फ्रेजल वर्ब लुक फॉर है। तो आई एम लुकिंग फॉर माई फोन भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रोहन एक घर तलाश रहा है। अब वो टेंशन के साथ तलाश रहा है या बेफिक्र होकर तलाश रहा है, ये आप बताओगे और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये थी हमारी कुछ वर्ड्स, 6 ऐसे वर्ड्स थे जहां पे हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी, आप लोगों को लगा कि हाँ ऐसे वर्ड्स हमें जानने चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन हमें हमेशा रहती है। तो अगर आपको सीखना है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स की कलेक्शन चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम इसकी सेकेंड पार्ट जल्दी लेकर आइए। तो मैं इसके सेकेंड पार्ट में और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स लेकर आऊंगी जिससे आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लेवल की हो जाए और आप कभी भी गलत वर्ड का यूज गलत जगह ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी।